Hello and welcome back, my dear students of 9th Standard English Medium, to my online class of Social Science. And just for a bit of change, as you can see, today's lecture is going to be in a sitting position. Okay, I hope you are all fine and you are doing well, spending a very precious time with your family and enjoying. Now let's talk about studies. Today we are going to start a new chapter. Okay, it's a history chapter. As you can see, the title I have already put on the board. Okay, the fifth chapter. The name of the chapter is Movement Towards Independence. Chapter का नाम है Movement Towards Independence. अब previous chapter जो हमारा था, okay, तो उसमें हमने जनरली ये पढ़ा था कि हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स कौन कौन सी थी. Obviously, the name of the chapter was National Movements in India. तो आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो नेशनल मूवमेंट्स चली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, वो स्टडी हमारा था. उसमें गांधी जी का रोल हमने प्ले मीन्स उसके बारे में पढ़ा था. एंड देन आफ्टर we also came across the names of so many freedom fighters who literally sacrificed their lives also in order to get the independence to our motherland. Okay, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है कि इंडिपेंडेंस जो है वो हमें मिला अल्टीमेटली 1947 में. वो तो आपको जानते ही हो. तो उसकी प्रोसीजर क्या थी? We are not going to start. We are not going to study about the kind of national movements over here. लेकिन उससे आगे क्या हुआ और बड़ी बड़ी कुछ मूवमेंट जो हुई थी वो क्या थी, ठीक है, जिससे ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि लाइक इस देश में हम ज्यादा देर तक रूल नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली फिर उनको देश हमारा छोड़ना भी पड़ा. ठीक है, तो इस चैप्टर में ये सब है. इंटरेस्टिंग चैप्टर है हिस्ट्री का. और हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्होंने क्या योगदान दिया था उसका थोड़ा सा ज्यादा जानकारी हमें इस चैप्टर में जरूर मिलेगा. मूवमेंट टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस चैप्टर का नाम है. चैप्टर शुरू हो रहा है आपका पेज नंबर 31 में. तो अब मैं रीडिंग शुरू करता हूँ. आपको टेक्स्ट बुक अपने हाथ में रखना है एंड एट द सेम टाइम यू आल्सो हैव टू कीप अ पेंसिल इन योर हैंड. ओके, तो जहां पे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होंगे या इंपॉर्टेंट जानकारी जहां पे होगी वहां पे ब्रैकेट या अंडरलाइन आपको करना है. ठीक है, सो इट स्टार्ट्स ऑन पेज नंबर 31. The period from 1920 to 1947 is considered as Gandhian age and the Gandhian movements of struggle for independence. Excuse me. ठीक है, पहले ही स्टेटमेंट में हमें पता चलता है कि एक ब्रीफ पीरियड था, हालांकि अच्छा खासा लंबा पीरियड भी इसको कह सकते हैं. 1920 से शुरू करके 1947 तक का ये जो टाइम था उसको गांधीयन पीरियड कहा जाता है. हमें इतना तो पता है ही, हम प्रीवियस चैप्टर में ये चीज पढ़े थे कि 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था. वो साउथ अफ्रीका में रहते थे. ठीक है, लंदन में उन्होंने पढ़ाई किया था. उसके बाद as a professional lawyer he was practicing in South Africa and residing over there only. And then after he came back to India in 1915 after facing a bitter experience from the Britishers over there. क्योंकि वहां पे भी ये जो ब्रिटिशर्स है उनका रूल चल रहा था, उनकी ओर से उनको बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ. उसके बाद उन्होंने वो देश छोड़ने के लिए सोचा और एक्चुअली देश छोड़ने के लिए नहीं सोचा था, लेकिन उनको ये रियलाइज हुआ कि यही लोग हमारे देश में भी रूल कर रहे हैं इंडिया में, इसलिए मुझे वहां जाके, क्योंकि ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अगर मुझे अपमान झेलना यहाँ पे पड़ रहा है तो ऐसे करोड़ों लोग हैं मेरे देशवासी. ठीक है, उनको भी हर रोज कितना अपमान, अत्याचार वगैरह अन्याय हर रोज झेलना पड़ता होगा. इस चीज को ध्यान में रखते हुए 1915 में वो वापस आए एंड देयर आफ्टर ही स्टडीड द सोशल लाइफ ऑफ इंडिया. भारत के जो रीसेंट कुछ जो कंडीशन थे या तो फिर जो रीसेंट डेवलपमेंट उसके बारे में उनको इतना ज्यादा जानकारी नहीं था, इसलिए पूरे देश में वो घूमे, लोगों को देखा, लोगों की हालत को देखा, तो उनको दो बातें पता चली कि सबसे पहली बात ये कि लोग जो है वो
इलिटरेट है, अनएजुकेटेड है, ठीक है, और इसलिए उनको ये रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि ब्रिटिश रूल है तो उनको हटाना चाहिए, बहुत ही अन्याय उनको फेस करना पड़ रहा है. दैट वाज द फर्स्ट थिंग. अनदर थिंग वाज दैट देयर वर सो मेनी सोशल इविल कस्टम्स आल्सो, ठीक है, कि जातिवाद है, फिर लाइक बहुत सारे सोशल इविल कस्टम्स जो हमारे समाज को नुकसान करने वाले थे, ठीक है, तो गरीबी वगैरह वो भी था. तो उसको हटाने का सबसे पहले उन्होंने निश्चय किया, क्योंकि आजादी का जो मूवमेंट है वो लड़ना अगर है तो कोई एक इंडिविजुअल से वो नहीं हो सकता है. दैट पर्सन नीड टू हैव द कोऑपरेशन ऑफ द पीपल आल्सो. So in order to get the cooperation of the people, it was necessary to bring about the awareness among the people. अगर अवेयरनेस नहीं है लोगों में, ठीक है, तो फिर ये मूवमेंट जो वर्ड हम बार बार यूज करते हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है. एक अकेला इंसान किसी सिस्टम के खिलाफ मूवमेंट नहीं कर सकता है. So when we talk about a movement towards independence, we are obviously talking about the great freedom fighters of India, but at the same time, we also have to keep in mind that they had a cooperation of so many thousands and in fact lakhs of people from across the nation. ठीक है, तो ये जो पीरियड की हम बात कर रहे हैं 1920 to 1947, 1950 में वो ऑब्वियसली इंडिया है. उसके बाद कुछ सालों तक उन्होंने स्टडी किया पूरे भारत का, बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से उन्होंने आजादी का लड़ाई लड़ा था. ऐसा नहीं है कि आने के तुरंत बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सिस्टमैटिक वे से उन्होंने प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़े. एंड जब से वो एक्टिव हुए, ठीक है, तब से यानी कि 1920 के आसपास का समय उसको कहा जा सकता है. फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स 1947 यानी कि इंडिया को जब आजादी मिला, वो टाइम का पीरियड जो है 27 इयर्स का टोटल मिला के वो गांधीयन एज कहा जाता है. ओके, तो अगर आपको ये सवाल है कि क्यों उस टाइम को गांधीयन एज कहा जाता है, तो उसके कारण मैंने आपको बताया. ओके, सो that is the first thing. The second stage of national movements of India is the struggle for having constitutional rights. Moreover, it is a struggle for the freedom of India too. यहाँ पे गांधीयन एज में दो टाइप की स्ट्रगल्स चल रही थी. सबसे पहली स्ट्रगल ये थी कि इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिलवाने हैं, दूसरा आजादी भी लेना है. ओके, कि जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे है तब तक उनको भी यानी कि हमारे नागरिकों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होने चाहिए, खास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच और ह्यूमन राइट्स, जो बेसिक ह्यूमन राइट डेमोक्रेसी में होने चाहिए, वो जरूर मिलने चाहिए. तो उसके लिए भी वो लड़ रहे थे. सिर्फ इतना नहीं है कि चलो हमें आजादी चाहिए, आप यहां से चले जाओ, ऐसा नहीं. ओके, फॉर he knew it very well that it would not be possible for the India for Indians to get the freedom immediately. It does not happen over the period of a very short time. It doesn't happen in a fortnight. Okay, so he knew it very well that it is going to take time, and therefore, for as long as the Britishers were about to stay, he initially demanded to make the constitutional rights available for all the Indians on equality grounds. समानता के आधार पर सभी भारत के देशवासियों को कॉन्स्टिट्यूशनल जो बंधारणीय हक जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं हम, ठीक है, वो डेफिनेटली मिलने चाहिए. वो भी उनकी डिमांड थी और आजादी की डिमांड तो थी. ओके, दिस स्ट्रगल पास्ड थ्रू द स्ट्रीम ऑफ इवेंट्स एंड देयर वाज अ यूनिफॉर्म इफेक्ट ऑफ इट. सो वी शैल ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ इन दिस चैप्टर. ओके, ये जो स्ट्रगल था, वो स्ट्रगल ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे इवेंट्स शामिल थे. तो वही इवेंट्स के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. अब जिसमें सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है साइमन कमीशन 1927. मैच मेकिंग में ये चीज आ सकता है, याद रखिएगा. साइमन कमीशन जो है वो 1927 में इंडिया के विजिट किया था उन्होंने. सर जॉन साइमन जो थे
वो उसके चेयरमैन थे, इसलिए उसके नाम के ऊपर से साइमन कमीशन ऐसा नाम पड़ा था। अब वो क्या था और क्यों बनाया गया था, फिर वो इंडिया में आए उसके बाद क्या हुआ, उसका जानकारी हम इस पैराग्राफ में लेंगे। Montfort or else Montag-Chelmsford 1919 amendment declared that a commission should be sent to India after 10 years to examine the effects and operations of the constitutional reforms and to suggest more reforms for India. But 2 years later, the government appointed Simon Commission. ठीक है, मॉन्टफोर्ड यानी कि मॉन्टेग चेम्सफोर्ड उनका नाम है। मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड ये दो व्यक्तियों के नाम है, ठीक है, तो दोनों के नाम को मिला के मॉन्टफोर्ड ऐसा नाम बनाया गया है। 1919 में एक अमेंडमेंट उन्होंने पास किया था और उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया था कि 10 साल के बाद, पहले तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फिर उन्होंने ये सुझाव किया कि चलो अभी हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद 10 साल के बाद, यानी 1919 से लेकर 10 साल अगर गिना जाए तो 1929 होता है, तो 10 साल के बाद एक कमीशन इंडिया में भेजा जाएगा और ये सर्वे किया जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया था उसका कितना असर है, पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है, और अगर नेगेटिव इफेक्ट है तो कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत है कि नहीं है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का इफेक्ट को स्टडी करने के लिए वो एक कमीशन भेजने वाले थे 1929 में। 1919 से 10 इयर्स के बाद यानी कि 1929 होता है, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने ये कमीशन 2 साल जल्दी भेजा। They sent this commission, साइमन कमीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2 साल जल्दी भेजा, 1927 में भेजा था। ओके, तो उनका पर्पस तो ऑब्वियसली वही था कि they wanted to study about the effects of the constitution which was implemented by the British government in India. Okay, the commission consisted Sir John Simon and 7 other members. ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है। इनफैक्ट ये पूरा जो टॉपिक है वो शॉर्ट नोट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारी डिटेल्स उसमें याद रखनी है। साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आया था, जिसके प्रेसिडेंट थे सर जॉन साइमन। उनके अलावा टोटल मिला के दूसरे 7 मेंबर्स थे इस कमीशन के अंदर। फिर आगे पढ़ते हैं, यानी कि 7 + 1 सर जॉन साइमन और उसके अलावा 7, यानी टोटल 8 होते हैं। याद रखिएगा ये चीज, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन आता है कि देयर वर टोटल नंबर ऑफ डैश मेंबर्स इन साइमन कमीशन, तो टोटल नंबर की अगर बात किया जाए तो 8 नंबर आएगा। बट इन फैक्ट if the fill in the blank is asked in this way that apart from John Simon there were dash number of members in Simon Commission, तो वहां पे 7 आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में आगे लिख लिया है कि अपार्ट फ्रॉम जॉन साइमन, यानी कि जॉन साइमन को छोड़ के कितने थे मेंबर्स, तो वहां पे 7 आएगा, लेकिन टोटल मिला के 8। ओके, तो ये कमीशन इंडिया में आया था। Indians recommended inclusion of Indian members in the commission so as to understand the problems and pains of Indian society, but Britishers rejected this recommendation. अब भारत के लोगों ने ऐसी डिमांड की कि क्योंकि यहाँ पे इंडिया के लोगों के प्रॉब्लम्स के बारे में सर्वे करना है, तो 8 में से आधे मेंबर इंडिया के होने चाहिए। जाहिर सी बात है, इट्स अ वेरी क्लियर लॉजिक एंड इट्स अ वेरी ट्रू लॉजिक। ओके, कि हमारा लॉजिक ये था कि इंडिया के प्रॉब्लम, इंडिया की प्रजा और इंडिया में आके आपको ये सारे प्रॉब्लम्स के बारे में स्टडी करना है, तो फिर इंडिया के मेंबर्स तो होने ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लोगों की ये डिमांड जो है उसको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, सारे मेंबर्स जो है वो ब्रिटिशर्स ही रहेंगे। तो ऑब्वियसली हमने उसका विरोध किया। सो द इंडियंस डिसाइडेड टू अपोज इट,
विरोध हुआ उसका बहुत ही जोरदार इंडिया में। साइमन कमीशन वॉज ग्रीटेड विद स्ट्राइक्स, असेंबली, processions, loud slogans of Simon Go Back, and unfurling of black flags and apparel। ठीक है, जगह जगह पे जहां पे साइमन कमीशन जाते थे उसके मेंबर्स, ठीक है, उनका स्ट्राइक करके या तो ब्लैक कलर के फ्लैग्स को अनफर्ल करके नारे लगा के लोगों ने विरोध किया उसका। ठीक है, उनको अपना काम नहीं करने दिया जनरली। द ब्रिटिश गवर्नमेंट सप्रेस्ड द मूवमेंट मर्सिलेसली। पुलिस का सहारा लेकर बहुत ही दयाहीन तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को कुचलने की कोशिश की। लाला लाजपत राय, then Govind Vallabh Pant and Jawaharlal Nehru became victims of oppressive policy of government। तो हमारे जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे जिनमें से यहाँ पे कुछ महान क्रांतिकारियों के नाम है, लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू, उसको भी उनके ऊपर भी अत्याचार हुए, लाठियां बरसाई गई, उनको जेल की सजाएं भी हुई, काफी कुछ हुआ। ठीक है, और ये तो सिर्फ 3 मेन लीडर्स के नाम है, लेकिन हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि दूसरे भी बहुत सारे क्रांतिकारी ऐसे थे जिनके सारे क्रांतिकारियों के तो नाम नहीं लिखे जा सकते यहाँ पे, लेकिन उनको भी अत्याचार का सामना करना पड़ा, ऐसा हमें समझना है। The assistant police superintendent ordered hard लाठी चार्ज on Lalaji's procession। लालाजी यानी कि लाला लाजपत राय, उन्होंने जो जुलूस निकाला था, वो लीडर थे, और उन्होंने जो जुलूस निकाला था उसके ऊपर भी लाठियां बरसाने का एक ऑर्डर दिया गया, और उसमें लाला लाजपत राय was injured seriously while taking the lead of the procession in Lahore। लाहौर में ये जुलूस निकला था, जिसमें लाला लाजपत राय बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हुए, लाठियों की मार खा के उनको बहुत ही सीरियस इंजरीज हुए। ठीक है, और फ्यू मंथ्स लेटर ही पास अवे। इस इंजरी के वजह इतनी भयानक इंजरी थे ये कि उसकी वजह से उनकी मौत भी हो गई कुछ ही महीनों में। वो ऑलरेडी एक ओल्ड पर्सन थे, फिर भी बहुत ही जुनून के साथ उन्होंने फ्रीडम फाइट में हिस्सा लिया था। ठीक है, अत्याचार हुए उनके ऊपर और उनकी मौत हो गई लाहौर में। लाहौर ऑब्वियसली अभी पाकिस्तान का सिटी है एक, लेकिन उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं था, उस वक्त वो इंडिया का पार्ट था। ओके, द न्यूज ऑफ लालाजी's death instigated Veer Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, therefore they killed Saunders। सॉन्डर्स करके एक ब्रिटिश ऑफिसर था, ठीक है, उनका नाम है। तो ये न्यूज सुनकर कि लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई है, ये न्यूज सुनकर जो कुछ जवान क्रांतिकारी लोग हैं, वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों फ्रेंड्स थे और साथ में ही वो लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उनको बहुत ही गुस्सा आया। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बम फेंक के सॉन्डर्स को, ये जो ब्रिटिश ऑफिसर का नाम लिखा है, उनको उन्होंने मार डाला। तो ऑब्वियसली ये तो हत्या का किस्सा बनता है, और उनके खिलाफ कार्रवाई चली और तीनों को फांसी की सजा हुई थी। ये शायद आपको पता ही होगा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीनों को फांसी की सजा हुई थी बॉम्ब फेंक के ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार डालने के जुर्म में। ठीक है, उसके बाद नेहरू कमेटी, साइमन कमीशन की यहाँ पे बात खत्म हो गई। हालांकि बहुत इजी है, सिंपल शॉर्ट नोट है, स्टोरी की तरह अगर आप याद रखोगे, ठीक है, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। यू कैन राइट दिस शॉर्ट नोट इन पॉइंट्स आल्सो। ठीक है, पॉइंट्स में डिवाइड करके आप लिखोगे तो जितने भी 8-10 पॉइंट्स होते हैं, तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि इतने पॉइंट्स है, उसके बाद 1 बाय 1 पॉइंट आपको बार बार पढ़ के याद करना है। बहुत सिंपल होता है ये सब। ओके, बट मन लगा के पढ़ना वो बहुत ही जरूरी है। सिर्फ ऐसे ही आप स्टोरी की तरह आप पढ़ते रहोगे तो वैसे हमें कंटेंट नहीं आता है। स्टडी के रिलेटेड जो रीडिंग करना होता है ना, वो बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट रीडिंग, and you should be very serious about reading the study material. It is not about reading the storybook or the newspaper or a magazine. So just understand one thing कि रीडिंग करने वाले जितने भी सब्जेक्ट होते हैं
उसका रीडिंग हमें बार बार करना होता है। जस्ट ओनली वन टाइम रीडिंग और अ फास्ट रीडिंग और अ कैजुअल रीडिंग लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग, ऐसा करने से हमें कंटेंट नहीं आता है। ठीक है, सो उसका डीप रीडिंग करना पड़ता है, मेरे कहने का वही मतलब है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेहरू कमेटी। अब नेहरू कमेटी, इसकी भी शॉर्ट नोट आ सकती है, थोड़ी सी संभावना उसकी जरूर है। ओके, विद द ऑपोजिशन ऑफ साइमन कमीशन, हिंदी वजीर बर्कनहेड presented a draft of the constitution in the Simon Commission in which it stated that the Indian leaders of all parties formulate appropriate constitution, which the British government will further think upon. Okay, साइमन कमीशन का तो विरोध हुआ, ये सब देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, इसलिए उस वक्त हमारे इंडिया में जो हिंदी वजीर थे, बर्कनहेड उनका नाम था, ये नाम याद रखना है आपको। उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, आप लोग यानी कि इंडिया के लोग, ठीक है, इंडिया वालों को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसा सजेशन दिया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन के ना कैसा होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें मालूम है ये वो सब, तो ऐसा कीजिए, आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो बनाया था वो तो था ही, वो इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था और उस हिसाब से काम भी चल रहा था, लेकिन आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, उसमें से कुछ अच्छी बातें जो हमारे रेगुलर कॉन्स्टिट्यूशन में हम डाल के उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने दिलासा दिया। बर्कनहेड जो हिंदी वजीर थे, उनका ये प्लान था। ठीक है, तो उसके मुताबिक ऐसा उनको एक एश्योरेंस भी दिया गया कि एक बार आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हो, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट उसका क्या करना है वो बाद में सोचेगी। By understanding the challenges of this report, National General Assembly constituted Nehru Committee report। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन बनाना यानी ऐसी वैसी बात नहीं होती है। ठीक है, इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि नेहरू कमेटी बनाया गया और उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया। ठीक है, सो नेशनल जनरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड नेहरू कमेटी रिपोर्ट। नेशनल जनरल असेंबली उन्होंने नेहरू कमेटी रिपोर्ट बनाया था। ओके, अंडर पार्टनरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू। यहां पे अगर हम नेहरू की बात कर रहे हैं तो वो जवाहरलाल नेहरू नहीं है, मोतीलाल नेहरू है, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। बाजू में उनकी पिक्चर भी दी गई है, मोतीलाल नेहरू। यू कैन सी द picture of Motilal Nehru, who was the father of Jawaharlal Nehru। वो खुद भी एक लॉयर थे। ठीक है, तो ये नेहरू कमेटी के चेयरमैन थे बेसिकली मोतीलाल नेहरू। दिस रिपोर्ट which was given is known as Nehru report, which states the dominion status, independent judiciary, fundamental rights एंड एडल्ट सफरेज। अब नेहरू कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाया था वो तो खैर काफी लंबा था, पूरे रिपोर्ट में क्या लिखा था वो तो हम नहीं यहां पे दे सकते, लेकिन उन्होंने उसमें भी ऐसी डिमांड की थी कि डोमिनियन स्टेटस, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण स्वराज की ही डिमांड की थी कि डोमिनियन स्टेटस यानी हमें ही हमारा देश चलाने का अधिकार दिया जाए। That is known as dominion status, यानी कि इंडिया में इंडिया के लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए। That sort of thing is known as dominion status। और else उसको दूसरे शब्दों में भी ये भी कह सकते हैं कि शायद अगर ऐसा अगर हो कि सेंट्रल लेवल पे ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है तो लोकल लेवल पे यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, नगर पालिका होती है, महानगर पालिका होती है, ग्राम पंचायत होती है, वहां पे इंडिया के लोग रूल करते हुए चाहिए और उनके हाथ में सत्ता होनी चाहिए। डोमिनियन स्टेटस यानी कि उनके एरिया में, उनके जुरिस्डिक्शन में उनके ही हाथ में सत्ता होनी चाहिए वहां के रूल्स रेगुलेशन को तय करने की। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज नोन एज डोमिनियन स्टेटस। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो न्याय व्यवस्था है,
ठीक है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हालांकि अभी तो है ही वो, लेकिन ये डिमांड हमने ब्रिटिश रूल चल रहा था तब भी की थी कि जो जुडिशरी सिस्टम है, न्याय व्यवस्था, पुलिस और कोर्ट की सिस्टम, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट के दबाव में नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट से अलग होनी चाहिए। दूसरी बात है, फंडामेंटल राइट्स सभी लोगों को मिलने चाहिए, इक्वल राइट्स, जिसमें सभी लोगों को फ्रीडम महसूस हो सके, खास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इक्वालिटी, राइट टू अवेल द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वगैरह, ठीक है, एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार, नेशनल रिसोर्सेज को यूज करने का अधिकार जो है, वो सब एक कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन राइट सभी को मिलना चाहिए। एंड एडल्ट सफरेज, एडल्ट सफरेज का मतलब ये कि एक पर्टिकुलर एज के बाद सभी नागरिकों को भारत में, अगर वो भारत के नागरिक हैं, ठीक है, तो उनको जब भी चुनाव होता है तो उनको सभी भारत के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, उसमें से कोई वंचित नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारी डिमांड थी, ये ऐसा लगा ब्रिटिशर्स को, इसलिए इवेंचुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट रिजेक्टेड द रिकमेंडेशन मेड इन दिस रिपोर्ट। उनको लगा कि डिमांड्स हद से कुछ ज्यादा ही है, शायद उनको ये भी लगा हो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन, एक पैरेलल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोला था, डिमांड्स रखने के लिए नहीं बोला था, ठीक है, कि हमें आजादी दो, हमें ये दो, वो दो, ठीक है, ऐसा उनके एंगल से मैं बोल रहा हूं कि उनको लगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक्चुअली they were advised to make the constitution, but Nehru committee did not make the constitution, they simply extended the demands, अलग अलग डिमांड जो है वो रखी, इसलिए उनको लगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये तो सारी डिमांड्स है, थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद का जो टॉपिक आता है, डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन 1929, ठीक है, कि चलो साइमन कमीशन, उन्होंने उसमें एक भी इंडियन को नहीं रखा, लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया, फिर उन्होंने नेहरू कमेटी इनिशिएट किया नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, लेकिन वो भी काम नहीं किया, उनकी डिमांड्स को भी रिजेक्ट किया गया, इसलिए अल्टीमेटली इंडिया वालों ने ऐसी डिमांड रखी कि जो कुछ भी हो आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दीजिए, और वो डिमांड हमने उठाई थी 1929 में। तो वो पैराग्राफ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम नेशनल असेंबली मेंबर्स जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वर एक्टिव नेशनल लीडर्स। उस वक्त ये यंग लीडर्स थे। 1929 के आसपास का समय जो है उसकी अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने जिनका नाम लिया मोतीलाल नेहरू, उनके सन जो थे जवाहरलाल नेहरू, ओके, ही वाज अ यंग लीडर। उनके साथ साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका भी नाम आपने डेफिनेटली सुना ही होगा, ओके, वो भी एक यंग लीडर थे, बहुत ही एंथुसियाज्म वाले लीडर थे वो, ओके। दे वर द प्रोपगेटर्स ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखने वाले एक लीडिंग व्यक्ति, लीडर्स थे वो, ओके। यूथ ऑफ इंडिया वर नॉट हैप्पी विद द डोमिनियन स्टेटस। जो यंग लोग थे उनको डोमिनियन स्टेटस से संतुष्टि नहीं था, ठीक है, उनको ये सेटिस्फेक्शन नहीं था कि डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहिए, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस में ऐसा होता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो इंडिया वालों की होती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, दिल्ली की मेन गवर्नमेंट, वो ब्रिटिशर्स की होती है। तो वो भी हमें नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि सेंटर में भी इंडिया की गवर्नमेंट चाहिए और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो भी इंडिया के लोगों की ही होनी चाहिए। सो यंग पीपल वांटेड दिस। यूथ ऑफ इंडिया वर नॉट हैप्पी विद द डोमिनियन स्टेटस। ऑन द banks of the river Ravi in Lahore, under the leadership of Jawaharlal Nehru, National General Assembly passed the resolution of complete independence. ये एक इंसिडेंट आपको याद रखना है। रावी रिवर जो है, एक्चुअली रावी नाम है उसका, रवि नहीं पढ़ना है आपको, जो कि लाहौर में, लाहौर की मेन रिवर है, ठीक है। मैं आपको वापस याद दिला दूं, लाहौर पाकिस्तान का शहर है अभी,
लेकिन उस वक्त पाकिस्तान नहीं था, उस वक्त इंडिया का ही पार्ट था। तो वहां पे जो एक मीटिंग मिला था जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, ठीक है, वहां पे नेशनल जनरल असेंबली उन्होंने एक प्रतिज्ञा, एक जनरल रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ऐसा डिमांड किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को एड्रेस करते हुए कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और उसके बाद ऑन 26th of January 1930 the members took the oath of complete independence and celebrated Independence Day. ओके, ये ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को नेशनल जनरल असेंबली यानी कि ये जो लीडर्स थे कांग्रेस के, ठीक है, उन्होंने इंडिपेंडेंस डे भी मना लिया कि चलो हम अपने आप को आजाद घोषित करते हैं, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। हमारे नेशनल फ्लैग को भी अनफर्ल किया गया 26 of January 1930 को उस दिन। ओके, so they took the oath of complete independence and celebrated Independence Day. Since then January 26th has become the memorable day for all of us. इसलिए हमने 26 of January को हमने ध्यान में रखा है, वो चीज, वो दिन जो है वो हमारे लिए ज्यादा मेमोरेबल बन गया है। ओके, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 में, तो एक्चुअली बन गया था 26 of November 1949 में, उसका ड्राफ्टिंग का काम जो है वो खत्म हो गया था, लेकिन हमने उसको तुरंत इंप्लीमेंट नहीं किया, हमने थोड़ा सा वेट किया और 26 of January 1950 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया। वो इसलिए बिकॉज वी वांटेड टू कीप दिस डे एज अ मेमोरेबल डे, ठीक है, कि तब से लेकर यानी कि 26 of January 1930 से लेकर आज 2020 चल रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली 90 इयर्स हो गए इस बात को, तो तब से लेकर आज तक उस दिन का महत्व है। हालांकि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस तो 15 अगस्त 1947 को मिला था, बट we have a relevance of this day 26th of January since 1930, तो वो दिन हमारे लिए मेमोरेबल है और उसी दिन को हम आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ठीक है। सो since then January 26th has become memorable day for all of us. Independent India has made the Republic Day memorable by implementing the Constitution of India in this day, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे जनरली लिखी गई है कि भारत के बंधारण को उसी दिन इंप्लीमेंट करके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को उसी दिन इंप्लीमेंट करके हमने उस दिन को 26 of January को मेमोरेबल बना दिया है। ओके, नाउ पेज नंबर 32 के ऊपर नया टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, दांडी यात्रा फ्रॉम मार्च 12 to April 6, 1930, जो गांधी जी से रिलेटेड है ऑब्वियसली, ठीक है। तो गांधी जी की कुछ बातें अब यहाँ पे आएगी, लेकिन इस टॉपिक को हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। राइट नाउ आई एम डिक्लेयरिंग दिस लेक्चर टू यू, ओके। आने वाले लेक्चर में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम पेज नंबर 32 से शुरू करेंगे। तब तक आप इतना पढ़ लीजिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ओके, दैट्स इट फॉर